हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी एस में आपका स्वागत है। तो अभी हम कॉपी चेक कर रहे हैं जो यूपीपीसीएस मेंस लिख रहे हैं उन बच्चों की। ठीक है, अब देखिए इन्होंने ऐसे लिखा है, साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है। तो अब ये क्वेश्चन की जो है मतलब ऐसे की जो थीम है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको इसको क्लियर करना है। आप कोड से, स्टोरी से, या इसको भी सीधे सीधे एक्सप्लेन भी कर सकते हो। फिर जो आपको निष्कर्ष होगा वहाँ तक वो लेबद्धता रहनी चाहिए, क्रमबद्धता रहनी चाहिए, विविधता आनी चाहिए। आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी इन चीज़ों का। अपने प्रतिष्ठित उपन्यास गोदान में प्रेमचंद ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय किसानों द्वारा सामना की गई कठोर वास्तविकताओं को चित्रित किया। अब ध्यान समझना, साहित्य जो है समाज का दर्पण है। क्या समाज का दर्पण है? क्या समाज का दर्पण नहीं है तो कब नहीं है, और क्या सुधार होना चाहिए, इस तरीके से आप इसको ड्राइव कर सकते हो। गोदाम भारत ग्रामीण भारत के सामाजिक आर्थिक संघर्ष को दिखाता है, जिसमें गरीबी, शोषण और किसानों की दुर्दशा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह उपन्यास उस युग के सामाजिक मुद्दों का दर्पण है, जहाँ साहित्य हास्य पर खड़े लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम बन गया है। थोड़ा बहुत हाँ ठीक है, मतलब एग्जाम्पल भी आप यूज करना, पर देखो आपको ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए इंट्रोडक्शन भी, साहित्य कैसे समाज का दर्पण होता है। ठीक है, आपने बताया कि जो अंग्रेजी शासन काल में जो भी शोषण हो रहा था, जो प्रेमचंद का जो साहित्य है वो बताता है। ठीक है, अच्छी बात है, अब आगे देखते हैं। क्योंकि किसी समाज का कुछ ना कुछ इतिहास अवश्य होता है, इस परिप्रेक्ष्य में साहित्य समाज की ऐतिहासिक घटनाओं, संघर्षों, सामाजिक विकास को अपने संरक्षित कर वर्तमान की पीढ़ी को उसको रूबरू करवाता है। जैसे रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों में जहाँ नैतिक अवस्था, धर्म एवं तत्कालीन भारतीय परंपरा की सामाजिक रचनाओं को दर्शाते हैं, वहीं पुनर्जागरणवादी साहित्य में धोते व शेक्सपियर ने सामंतवादी मानदंडों व मानवतावाद के खिलाफ युद्धों के विषयों को कब्जा किया। महात्मा गांधी की पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तस्वीर भारतीय समाज के सामने प्रस्तुत करती है। कहा भी गया, शब्द में इतिहास की शक्ति है, हर कथा में संघर्ष छुपा है, हर कविता में क्रांति बसी है। ठीक है, गौरतलब है कि साहित्य में दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। चूँकि समाज परिवर्तनशील होता था, साहित्य भी साहित्यकार के द्वारा सामाजिक परिदृश्य आम जन के सामने उजागर करता है। समाज में व्याप्त अन्याय की आलोचना कर समाज सुधार की प्रशंसा करता है। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर के दलित साहित्य में जाति आधारित भेदभाव को उजागर किया है, वहीं प्रेमचंद ने भी अपनी रचनाओं में यथा सदगति पूछ के रात के माध्यम से दलितों की स्थिति को उजागर किया है, साहित्य को समाज के प्रतिबिंब के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, वहीं अगर इसके राजनीतिक और वैचारिक चिंतन के पक्ष को देखें तो साहित्य राजनीतिक विचारधारा को प्रतिबंधित करता है, आकार देता है, समाज में राजनीतिक विकृति पर भी कटाक्ष रखता है। जैसे कि फणीश्वर नाथ रेणु की मेलाचल उपन्यास एवं प्रेमचंद के गोदान उपन्यास में तथा महाभोज मनु भंडारी में दर्शाया गया है कि वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति को आकार देने में साहित्य अपनी अलग भूमिका निभा रहा है। इसलिए कविता में कहा है, साहित्य वहीं जो सत्य का है, जो अन्याय के विरुद्ध लड़े, शब्दों में इतनी शक्ति की जग की नई दिशा मिले। साहित्य के समाज के दर्पण होने के लिए इसके सांस्कृतिक व धार्मिक पक्ष को भी टटोलना जरूरी है। इसी साहित्य ने भारतीय समाज की सांस्कृतिक धार्मिक विविधताओं को भी आकार दिया है एवं वर्तमान मानव को सीख भी दी है कि अतीत में किस तरह भारतीय समाज की बहुलतावादी संस्कृति विद्वान रही है। वर्तमान समय में इसी की आवश्यकता परंपरा, त्योहारों और सांस्कृतिक समन्वय के रूप भक्ति साहित्य, सूफी साहित्य में भर भर के मिलता है, जो सद्भाव को बढ़ावा देता है। ये बहुत अच्छा लिखा है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि जो साहित्य है, जो उस समय के जो भारत के पारस्परिक समन्वय को दिखाता है, उससे आज सीखने की ज़रूरत है कि जो सांप्रदायिकता जो हो रही है, तो उन चीज़ों भी सीखने को मिलता है। वस्तुतः किसी समाज की वास्तविक छवि प्रस्तुत करने के रूप में वर्तमान वैश्वीकरण के युग में साहित्य इन समस्या को दर्निका नहीं किया है। झुम्पा लाहिड़ी व निम्सिक प्रवासी समुदाय पहचान के लेकर संकट का अन्वेषण करते हुए वर्तमान आधुनिकतावाद से प्रेरित नारीवाद अरुंधति रॉय अपनी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के द्वारा विक्टोरियन समाज में लैंगिक संबंधी मानदंडों पर प्रकाश डालती, साथ ही साथ जातीय व सामाजिक असमानताओं को भी उजागर करती है। लेकिन इस संपूर्ण विश्लेषण के बाद भी दर्पण के रूप में साहित्य की भूमिका में चुनौती तो आनी तय है, क्योंकि समाज की हर बात को साहित्य बेधड़क पन्नों पर उतार देता है। तभी तभी सेंसरशिप और असहमतिपूर्ण आवाज़ों का दमन का प्रयास भी किया जाता है। असहमतिपूर्ण आवाज़ों का दमन का प्रयास भी किया जाता है। अब डिजिटल मीडिया के उदय ने भी पारंपरिक साहित्यिक प्रासंगिकता को कम किया है। एक दूसरे पक्ष के रूप में साहित्य कभी कभी हिंसा, रूढ़िवादिता, दुष्प्रचार का महिमा मंडन भी करने लगता है। अतः अंत में यह बात कहना है, जहां आज का साहित्य जिस प्रकार पर्यावरण संकट, उपभोक्तावाद, तकनीकी विकास, साइबर क्राइम की चुनौतियों को पेश कर रहा है, जैसे चेतन भगत के साहित्य में, उसी प्रकार साहित्य भविष्य में इसी तरह के समाज को लेकर केवल दर्शन वाले दर्पण के रूप में नहीं, बल्कि सुधारने वाले साधन के रूप में भूमिका निभाएगा। यह समाज के बदलाव के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए C.S. लुईस ने अपने पंक्तियों में कहा है, साहित्य वास्तविकता को बढ़ाता है, वास्तविकता सुधारने की प्रेरणा देता है, केवल उसका वर्णन नहीं करता। ठीक है, आपने
हर एक्सेप्ट को जोड़ने का भी प्रयास किया है, ठीक है। पर अब देखते हैं कि क्या और मतलब इसमें अपन ऐड कर सकते थे या और किस बेटर बनाते हैं। ध्यान देखना, कभी भी जब ऐसे आए ना, देखो अपने पास ये है और अपने को पूरा ऐसे इसी पे लिखना है। तो सबसे पहले वह साहित्य, ठीक है। अब साहित्य याद रखना, इसको टाइप में कला साहित्य होता है, ठीक है, विज्ञान का साहित्य होता है, राजनीतिक साहित्य होता है, आर्थिक साहित्य होता है। पहले आप इसको इस तरीके से बांट दो, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस बात को कि समाज, समाज कौन सा, भारतीय समाज भी हो सकता है। इसमें तो ऐसा नहीं बोला ना कि ओनली भारतीय समाज ही है। भारतीय समाज हो सकता है, वैश्विक समाज हो सकता है। समाज भी बहुत प्रकार के होते हैं, जनजातीय समाज होते हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे समुदाय बन जाएंगे। अफ्रीकी समुदाय हो गया, इस तरीके से। दर्पण है, तो कैसे जो है दर्पण क्या करता है, ध्यान से समझना। जैसे अपन दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो अपनी वास्तविक स्थिति प्रकट होती है। तो वही साहित्य जो है, साहित्य वही कहलाएगा जो समाज का एकदम जो चित्रित करे उस वास्तविकता को। तो अभी आपको ये भी देखना कि कुछ साहित्य ऐसे भी होते हैं जो मनगढ़ंत भी होते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान समझना। इसमें जैसे कहानियाँ होती है, ये एक अलग चीज़ बन जाएगी। साहित्य वो है जो समाज का दर्पण बने। दर्पण मतलब जो वास्तविक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और जो समाज का आईना दिखाए कि आप कितना सही कितना गलत कर रहे हो, क्या होना चाहिए, वैज्ञानिक प्रगति होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है, राजनीतिक किस मोड़ पे जानी चाहिए, राजनीतिकता क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, तो मतलब ये है कि सेंस देने का प्रयास ज़रूर करना। और ये इस तरीके से शब्दों को तोड़ोगे। भाई साहित्य क्या है, साहित्य बहुत प्रकार का होता है। समाज, समाज बहुत प्रकार के होते हैं, भारतीय समाज, ये सारी चीज़ें। फिर दर्पण है, दर्पण इसका मतलब वो रिफ्लेक्स कर रहा है, साहित्य जो समाज को एकदम प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डाइवर्सिफाई करके, जितना डाइवर्सिफाई करके लिखोगे उतना अच्छा है। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, जब भी क्या इस टाइप के क्वेश्चन मार्किंग करके भी आप कर सकते हो। ऐसे लिखने का एक ये भी एक अच्छा शैली होता है, प्रश्नात्मक शैली इसको बोलते हैं। क्या साहित्य समाज का दर्पण है? अगर है तो वो किस तरीके से है, चुनौतियाँ किस तरीके की है, और अगर साहित्य को समाज का दर्पण बनाना है तो कैसे बनाना है। आप ऐसे भी करके लिख सकते हो। तो बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, ठीक है। आपने लिखा है, पर मेरा मानना है कि अभी और इम्प्रूवमेंट हो सकता है इसमें, ठीक है। चलो अब और कॉपी चेक करते हैं हम, ठीक है। आप लिखते रहिए, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। तो ये अश्विनी का है, इसको चेक करते हैं हम। देखो, 42 भारतीय संविधान संशोधन को संविधान के पुनः लेखन क्यों कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र की बदलती परिस्थिति व आवश्यकताओं के ध्यान में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा पारित किया गया, ठीक है। पुनर्लेखन के तत्व क्या थे? इसमें प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता, समाजवादी व अखंडता जोड़ा गया, ठीक है। आपको ये समझना है भारतीय संविधान संशोधन को पुनः लेखन क्यों कहा जाता है, ठीक है। मूल कर्तव्य, इतना लिखो, मूल कर्तव्य सदाचरण समिति कमेटी में जोड़ेगी बस। कई नीति निर्देशित तत्वों को जोड़ा गया, खुद निर्देशित तत्वों को मौलिक अधिकार पर वरीयता प्रदान हुई। यहाँ लिखो, जैसे ऐसे नहीं काम चलेगा, आप ऐसे लिख के नहीं भाग सकते। जैसे मैं इसमें एक आर्टिकल 3 भी जोड़ा गया था, ठीक, उद्योगों कामगारों के लिए संगठित करने के लिए, ठीक है। तो आपको जो 48A में शायद कुछ जोड़ा गया है। उसके बाद में आर्टिकल 39 जो है, 39 जो, सॉरी, एक तो 45 आर्टिकल है, उसको वरीयता दी गई। आर्टिकल 21A में एजुकेशन के लिए वरीयता दी गई, वो बाद में दिया गया शायद। पर आपको ये देखना है कि मतलब किन चीज़ों के लिए क्या है, आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे पॉइंट लिख के नहीं भाग सकते। एग्जाम्पल, संविधान संसद के प्रतिबंधी संसद की शक्ति का विस्तार किया गया, अधिकरणों का भाग जोड़ा गया, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के बाध्यकारी निष्पक्ष रूप से भारतीय राज्य क्षेत्र किसी भाग मात्र में राष्ट्र घोषणा संभव बनाया, विधानमंडल की अवधि सम्मति सूची का विस्तार। पुनः लेखन आप देखोगे इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज करने का प्रयास किया गया उस टाइम के, जब आपातकाल लग रहा था। इस संशोधन के व्यापक दायरे विशिष्ट क्षेत्र कारण संविधान संशोधन को लघु संविधान कर दिया जाता था। तब 44 संविधान संशोधन ने इसके कई नकारात्मक पहलू को बदल दिया गया था, ठीक है। एक तरीके से
भारत में नई आर्थिक नीति ने प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद को समाप्त कर दिया। चर्चा कीजिए, डिस्कस करना। क्या आपको लगता है कि भारत में नई आर्थिक नीति ने प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद को समाप्त कर दिया है? 1991 वाली याद रखना। तो आपको सबसे पहले बताना है कि कौन से पक्ष है जो लगता है कि हाँ समाजवाद को ख़त्म कर दिया है उन चीज़ों को। फिर आपको लगेगा नहीं, आपको फिर आप बताना है, मतलब ऐसा नहीं है, समाजवाद का स्वरूप आज भी देखा जाता है, जैसे डीपीएसपी है, आज भी तो है ना, कल्याणकारी समाज आज भी है। ठीक है, तो ये तरीके से आपको 100 रिप्रेजेंट करना है, दोनों पक्ष लिखने हैं आपको। भारत में नई आर्थिक नीति को 1991 में पी नरसिंह राव की सरकार में लागू किया गया था। ठीक है, नई आर्थिक नीति तत्व थे उदारीकरण, नियम प्रक्रिया सरल बनाना, निजीकरण, सरकार उपक्रम निजातों को सौंपना, भूमंडलीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व को नया देश से जोड़ना। ठीक, बहुत अच्छा है। पक्ष में तर्क, नई आर्थिक नीति अपनाने के संदर्भ में समाजवादी समर्थी संदर्भ में पश्चिमी आलोचकों की तर्क, पूंजीवाद और निजीकरण को बढ़ावा मिला है जिससे समाजवाद की समाप्ति प्रशस्त हुई है। विपक्ष में तर्क, नहीं, थोड़ा यहाँ पे अच्छे से लिखिए आप, ऐसे काम नहीं चलेगा। 1-2 पॉइंट की बात समझ, केंद्र में संपत्ति निजीकरण या सामाजिकरण का मुद्दा केंद्र में नहीं है। भारतीय तत्व समाजवाद, समानता, शोषित वंचित वर्गों कल्याण, सोशल डीपीएसपी, ये सब लिखिए। डीपीएसपी उसी को रिप्रेजेंट करता है। भारतीय समाजवाद संपत्ति निजीकरण व सामाजिकरण के सहअस्तित्व को स्वीकारता है। केंद्रीय तत्व वंचित वर्गों का कल्याण, डीएस नकारा के 1982 में समानता को भारतीय समाजवाद के केंद्र में रखा गया है। निष्कर्ष कहा जा सकता है कि नई आर्थिक नीति से पूंजीवाद के भारत आने से समाजवाद समाप्त नहीं हुआ, बल्कि आज भी भारत सरकार की योजनाओं केंद्रीय तत्व समावेशी विकास ही होता है, जैसे पीएम जनधन योजना, मनरेगा आदि। ठीक है, आपको दूसरी बात यहाँ ये भी चीज़ नहीं, यहाँ पे थोड़ा पक्ष वाला तर्क आपका थोड़ा कमज़ोर है, इसको थोड़ा अच्छा कीजिए। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, ध्यान से समझ लेना। देखो, पहली बात, मैं नई आर्थिक नीति उस परिप्रेक्ष्य में किया अपनाया गया जब भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब रही। अब सोचो कि जब आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो भाई समाजवाद का लक्ष्य कैसे होगा? समाजवाद क्या होता है? गरीबों को गरीबी उन्मूलन करना। ठीक है, सबको घर मिलना चाहिए, रोजगार, एजुकेशन मिलना चाहिए। तो जब पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से आएगा? तो स्वाभाविक सी बात है, उस टाइम की जो वर्तमान कंडीशन है उसको देखते हुए एलपीजी रिफॉर्म किया गया। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई चलो ठीक है, पहले सरकार जो है बहुत सारी कंपनियां चला रही थी, अब नहीं चला रही, निजीकरण ये हुआ ना, प्राइवेटाइजेशन ये हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं होता है। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि सरकार चलो ठीक है, पर सरकार वहाँ से टैक्स कलेक्शन कर रही है, टैक्स कलेक्शन कर ली, इसको डिवोल्यूशन भी तो कर रही है ना। मतलब अच्छे से उल्टे जो सरकार की जो योजनाएं आज भी चल रही है, सरकार वेलफेयर के लिए आज भी काम करती है डीपीएसपी के थ्रू। तो आपको ये लिखना है कि भाई नई आर्थिक नीति ने मतलब समाजवाद को समाप्त करने की जगह उल्टा मजबूती प्रदान की है, सरकार को सक्षम बनाया है ताकि वो अच्छे तरीके से, फिर आप एक डाटा भी शो लिख दो भाई, गरीबी का आंकड़े देखो कम हुए हैं। अगर ऐसा होता तो भाई अपन, हाँ ये भी है कि चिंता भी बढ़ी है, असमानता भी बढ़ रही है। तो ये चीज़ भी हमेशा याद रखना, आपको दोनों पक्ष लिखना है। भूमंडलीकरण के दौर में संविधान की प्रस्तावना वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संबंध का आदर्श अप्रासंगिक हो गया है। चर्चा कीजिए। अब याद रखना, जब भी इस टाइप का है बात तो आपको ठीक है, आप काउंटर भी करोगे, पर पक्ष में रहना। ऐसा नहीं है कि भाई भारत को अपनी प्रभुत्व संपदा खो दी है, ऐसा नहीं है, ये याद रखना। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को भारत द्वारा 1991 की नई आर्थिक नीति में अपनाया गया, जैसे द्वारा भारत को अन्य देशों से व्यापारिक जुड़ाव संभव हो। नए नए मुद्दे उभरे हैं, पर्यावरण संकट, आतंकवाद का मुद्दा, मानवाधिकार का मुद्दा। कोई देश इन पर सतत निर्णय नहीं ले सकता। विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक की बढ़ती भूमिका ने अपने सदस्य देशों को आर्थिक नीति और विदेश नीति को काफ़ी प्रभावित किया है। बात आज भी कुछ अपवाद छोड़े तो भारत स्वतंत्र निर्णय लेता है। विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स, वर्ल्ड बैंक जैसे बहुत से संगठनों के सदस्य भारत के लिए वैकल्पिक है, स्वेच्छा से कभी भी राष्ट्रीय हित में सदस्य पर था। निष्कर्ष कहा जा सकता है आज के दौर में भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के आदर्श असूलें बनी हुई है एवं अपने निर्णय के प्रति स्वतंत्र रूप से भारत सरकार काम करती है। थोड़ा यहाँ पे ना थोड़ा पॉइंट बढ़ाइए, आप बहुत कम पॉइंट लिख रहे हो। अरे इसमें फिर बार बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि प्रोसेसिंग नहीं रहा है। भूमंडलीकरण के दौर में ऐसा नहीं है। एक चीज़ हमेशा आईआर में कॉन्सेप्ट लागू होता है कि भाई देश अपने सभी हित में ही काम करता है। ऐसा कोई वो मान लो कोई चीज़ नहीं अपनाएगा जिसमें उसका देश का लाभ नहीं हो रहा हो। तो ऐसा नहीं कि अपन सॉवरेनिटी है, आज भी जो है अपने निर्णय लेने में अपन आज भी जो है निर्भर है ना, किसी भी दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं है, या अपन किसी कठपुतली नहीं बन गए हैं। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए। किस सीमा तक भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत संविधान तौर पर एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है क्योंकि भारत में कोई राजकीय धर्म नहीं। प्रस्तावना द्वारा धर्मनिरपेक्षता घोषणा 1914 समानता का अधिकार, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं। 25 अध्याय स्वतंत्रता का अधिकार, सभी को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता, लेकिन व्यवहार धर्म को भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
क्या ये क्वेश्चन की डिमांड है? किसी मतलब भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है? आप ये लिखो पंथ निरपेक्ष जो है कि 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको उद्देश्य में प्रस्तावना में डाला गया है इसको। उसके बाद में भारत में जो है देखने को मिलता है कि जो पश्चिमी जो धर्मनिरपेक्ष था उससे अलग हटके है। तो पूछ रहा है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। भारत की जो है भाई पंथ निरपेक्षता किससे रिप्रेजेंट होती है? थोड़ा बहुत कमियाँ बतानी है, पर ज़्यादा ये बताना है आपको, हाँ है पंथ निरपेक्ष राज्य भाई, ये चीज़ याद रखना। आज भी चुनावों का आधार मतलब चुनाव जो मतलब संसद में जो लोग चुन के जा रहे हैं उसमें ऐसा नहीं कि धार्मिकता ठीक है वो दिखने को मिलती है, परंतु ऐसा नहीं कि पंथ निरपेक्षता खत्म हो गई है। उम्मीदवारों के चयन में चुनाव के दौरान धार्मिक मुद्दे, धर्म की जनता के मतदान व्यवहार पर प्रभाव, राजनीतिक दलों द्वारा अल्पसंख्यक के दृष्टिकोण की नीति। उपयुक्त तथ्य से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि धर्म भारतीय राजनीति प्रभावित करता है परंतु संवैधानिक सीमा के अंदर रहते सर्वधर्म संभाव के विचार को पूर्ण रूप से स्थापित करता है। अरे थोड़ा आप कंटेंट अलग, आपको ये बताना है किस सीमा तक भारतीय पंथ निरपेक्ष राज्य है, तो आपको बताना कि पंथ निरपेक्ष राज्य क्या क्या कर रहा है। ठीक है, आपने ये जो लिखा है जैसे ये पॉइंट अच्छा है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसके आधार पर कह सकते हैं, इसके आधार पर कह सकते हैं। दूसरी बात, जब भारतीय जहाँ पे मान लो जैसे अमरनाथ यात्रा होगी, हज यात्रा होगी, भारतीय पंथ निरपेक्षता ये है कि भाई जैसे अमेरिका में क्या होता है कि धर्म और स्टेट अलग अलग है, पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे प्रतिबंध भी लगाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए, थोड़ा पॉइंट को थोड़ा इस पर काम कीजिए अच्छे तरीके से। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होता है, एवरग्रीन क्वेश्चन है ये। लोकतंत्र की संसदीय व अध्यात्मात्मक प्रणालियों के मध्य अंतर के बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संसदीय आएगा और अध्यात्मात्मक मतलब यूएसए का आएगा और भारत का आएगा। संसदीय लोकतंत्र जहाँ प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश वास्तविक कार्यपालिका होती है, वहीं अध्यात्मिक लोकतंत्र राष्ट्रपति को वास्तविक कार्यपालिका के रूप में स्थापित करता है। ठीक है, अंतर संसदीय लोकतंत्र भारत और ब्रिटेन में, सही है, अमेरिका में विधायक व कार्यपालिका का आपस में जुड़ा होता है। विधायक न्यायपालिका से पूर्ण रूप से अलग, विधायक सदस्य कार्यपालिका मंत्री रूप में। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत होता है, इनमें सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र अध्यात्मात्मक लोकतंत्र वास्तविक कार्यपालिका एवं नाममात्रिक कार्यपालिका स्पष्ट अंतर, जैसे भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नाम में कोई अंतर नहीं, एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति दोनों में निहित। वास्तविक कार्यपालिका कार्यकाल निश्चित नहीं, कभी भी भंग, कार्यकाल निश्चित, अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यकाल 4। ठीक है, स्पष्ट है, दोनों प्रणाली लोकतंत्र का आधार है। दोनों ने अपने गुण दोष, चूँकि भारत ने औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का परिचय प्राप्त किया, तदनुरूप इसे अपना लिया है। पॉइंट अच्छा लिखा है, क्या देखते हैं, लोकतंत्र की संसदीय व अध्यक्षता प्रणाली मध्य अंतर के बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अच्छा है, आपने अच्छा लिखा है। जब भी अंतर पूछा जाता है तो स्वाभाविक की बात है, टेबल फॉर्मेट पे लिखना चाहिए। और हाँ, याद रखना कि जैसे अब ये ऐसे अलग से बनाने की जरूरत नहीं, वो समझ जाएगा कि तीसरे से चौथा पॉइंट आ गए ना अपन, तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अच्छा, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है, तर्कपूर्ण व्याख्या कीजिए। भाई पहले नहीं था, वो भी आपको बताना है हिस्ट्री, फिर कब बना वो भी आपको बताना है। क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है? हाँ, यस किया जा सकता है। प्रस्तावना संविधान के दर्शन का उल्लेख करती है, जिसमें देश के शासन में उसके स्वरूप और आदर्शों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है, यह नहीं, काफ़ी वाद विवाद का मामला, इसे निम्न प्रकार समझ सकते हैं। बेरवाड़ी केस प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संशोधनीय भी नहीं। केस नंदी भारतीय केस में प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः संशोधनीय नहीं है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं, अतः संशोधनीय नहीं। अरे नहीं, यहाँ पे है, याद रखना। हाँ, मूल ढांचे में नहीं कर सकते आप, परंतु संशोधनीय तो है। इसके बाद केस भारतीय केस के निर्णय आगे केसों में भी दोहराया गया, मीना मिल्स, एसआर बम्बई केस, आईएएस। ठीक है, अतः वर्तमान स्थिति प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संशोधनीय है, संविधान मूल ढांचे लोकतंत्र समाजवादी छोड़कर संभव, अब तो केवल एक बार संशोधन। ठीक है, सारा कहा जा सकता है कि प्रस्तावना केवल भारतीय जन्मपत्र के रूप में भारतीय संविधान के किसी भी हिस्से को व्याख्या में धुंध होने पर उसे स्पष्ट करने में सहायक है। एकदम सही बात है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, संशोधन किया जा सकता है, तर्कपूर्ण व्याख्या कीजिए। ठीक है, अच्छा है, आपने सही लिखा। ठीक है, ऐसे लिखते रहिए थोड़ा बहुत। मेरा फिर मैं एक ही चीज़ आपको बोलूँगा, जब भी आप इस टाइप क्वेश्चन लिख रहे हो मॉडल आंसर देखो। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत नेट पे सर्च किया करो। जितना वेरीफाई करके लिखोगे अपने आप को, तो कंटेंट क्या है आपका बिल्डअप होता जाएगा। अरे पीवाईक्यू ऐसे हैं कि भाई रिपीटेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इनके सेम थीम रिपीट होती है, हमेशा ये चीज़ याद रखने का। तो आप अगर ऐसे अच्छे तरीके से काम करोगे तो याद हो जाएगा, याद हो जाएगा तो एग्जाम में देखो 10 क्वेश्चन भी ऐसे आ गए जो आपकी पकड़ में ग्रिप्स में है, तो बहुत एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा कि एक तो 2-2 नंबर वहाँ से एक्स्ट्रा मिलेगा आप लोगों को। दूसरी बात, स्पीड आपकी बढ़ेगी, ये चीज़ याद रख लेना।
तो इस तरीके से काम करते रहे ताकि अपन 10-15 मेरा माना 10 क्वेश्चन तो टारगेट किए जा सकते हैं एग्ज़ाम में आराम से, जहाँ से आप पढ़ के जाओगे वहीं से आएँगे। तो इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।